चलिए। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ हाँ बच्चों, वो थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम थी, बस उसी 5-10 मिनट से बच्चे हम उसी प्रॉब्लम को देख रहे हैं। इसी की वजह से अब तो वीडियो चल पा रही होगी। एक अब तो वीडियो चल पा रही होगी ना। हाँ हाँ हाँ, वही प्रॉब्लम थी। चलिए। ठीक है, आ जाइए, आप सभी जुड़ जाइए, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ मैं। चलिए। लव यू बच्चों, लव यू दोस्तों, लव यू मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। चलिए, बिल्कुल अब क्लास लाइव है, आप लोग आ जाइए। हाँ बेटा बिल्कुल। ठीक है ना। एड ऑपरेटर के लिए ये बिल्कुल ठीक है, सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, डोंट वरी। बिल्कुल रोहित ओझा जी, आप मेरे लिए एक बात बोलना चाहते हैं, बोलिएगा। बिल्कुल बोलिए। नमस्ते जी। पूजा हैं, दीपक खोकर हैं, और ठीक है समर है, अजीत हैं, दिनेश, अनुराग त्रिपाठी, अनुराग जाधव, आशीष, सतीश सिंह ने बहुत सारे दिल भेजे हैं, सुमित कुमार ने भेजे हैं, दिवाकर ने, दीपांकर ने, विनय चौधरी ने, जयदीप गुप्ता ने, सोनम, सुमित, हंसराज, शिवानी, प्रवेंद्र और उमर फारूक हैं। बहुत तेजी से कमेंट चल रहे हैं बच्चों। रोहितास कुंतल हैं। चलिए, अरे बाप रे, इतनी तेजी से कमेंट चल रहे हैं। प्रीतम यादव हैं, अवधेश हैं, जतिन हैं, अमन, सुशील कुमार पटेल हैं, और आशीष गुप्ता हैं। चलिए ठीक है बच्चे, ओके। हाँ मैंने पानी पी लिया। सतीश जी हैं, और जलालुद्दीन अंसारी हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल मैंने पानी पी लिया। ठीक है, पानी पी लिया है, चाय आ गई है मेरे लिए। अब मैं चाय पी पी के आराम आराम से आपके लिए पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। चलिए। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए। अरे बहुत सारे दिल आ गए भाई। ठीक है, अब सब लोग मत भेजिएगा। ठीक है, अगर सबके दिल मेरे पास आ जाएंगे तो भाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चलिए। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र एवं घूर्णन गति, मास ऑफ सेंटर एंड रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति, द्रव्यमान केंद्र एवं घूर्णन गति, ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है। ओके, द्रव्यमान केंद्र एवं घूर्णन गति। तो यहां पर सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, मास ऑफ सेंटर क्या होता है। सबसे पहली बात, द्रव्यमान केंद्र क्या है, और हम इसे द्रव्यमान केंद्र को क्यों पढ़ रहे हैं, मास ऑफ सेंटर को हम क्यों पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में इसे पढ़ने के पीछे बच्चों रीजन क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात तो देखो, मैं आपको यह बता देता हूं कि आखिर मास ऑफ सेंटर क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। द्रव्यमान केंद्र का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ऐसा बिंदु जहां पर उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास जो है वो केंद्रित रहता है, निहित रहता है। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में मार्कर है, तो इस मार्कर के जस्ट मैं बीचों बीच में इसको पकड़ूंगा बच्चे। इस मार्कर के मैं बीचों बीच में, देखिए, जब बिल्कुल इस मार्कर के मैं मध्य में आऊंगा, देखिए आप देखिए, तो इस मार्कर के मध्य बिंदु में, इस मार्कर के बच्चे बिल्कुल ठीक है मध्य में इसका एक ऐसा बिंदु है जहां पर इसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है। और अगर मैंने वहां पर इसको पकड़ा है बच्चे, वहां से अगर मैंने इसको पकड़ा है जहां पर इसका द्रव्यमान केंद्र है, तो यह हमेशा संतुलन की अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र क्या है, तो मैं लिख देता हूं बच्चे, किसी भी ऑब्जेक्ट में स्थित वह बिंदु, किसी भी ऑब्जेक्ट में स्थित वह बिंदु, किसी भी ऑब्जेक्ट में स्थित वह बिंदु, स्थित वह बिंदु, वह बिंदु जिस पर, जिस पर ठीक है उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है, जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है,
जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है, जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है, केंद्रित रहता है। बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, उस बिंदु को हम लोग बच्चे द्रव्यमान केंद्र कहेंगे, मास ऑफ सेंटर कहेंगे उसको। ठीक है बच्चे जी, मास ऑफ सेंटर कहेंगे। जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है उसे क्या कहेंगे, मास ऑफ सेंटर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे मार्कर का मास ऑफ सेंटर बिल्कुल इसके मध्य में होगा। अगर वहां से मैंने इसे पकड़ा तो ऑब्वियस सी बात है ये हमेशा संतुलन की अवस्था में रहेगा। अभी मैंने आपको बच्चे ये ठीक है दिखाया, बिल्कुल एकदम ठीक है लाइव दिखाया मैंने आपको। देखिए अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जरा यहां पर आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए बच्चे कि मेरे पास, मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई आयताकार वस्तु है, ये आयताकार वस्तु है मेरे पास। ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बच्चे। तो ये जो आयताकार ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इस आयताकार ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान केंद्र होगा बच्चे, इस आयताकार ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान केंद्र होगा, प्लीज यहां पे फोकस करना आप लोग बच्चों। ठीक है, इसका जो बच्चे द्रव्यमान केंद्र होगा वो पता है कहां पर होगा, इसका द्रव्यमान केंद्र इसके विकर्णों के कटान बिंदु पर होगा। ठीक है, जो इसके विकर्ण है, इसके विकर्णों के कटान बिंदु पर इस ठीक है आयत का क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा। तो यहां पर इसका मास ऑफ सेंटर होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा, यहां पर द्रव्यमान केंद्र होगा यहां पर। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र क्या है बच्चे, किसी भी ऑब्जेक्ट में, हर एक ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है, उसी को हम लोग बच्चे द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं, मास ऑफ सेंटर बोलते हैं। अब जैसे कि मैं कुछ आकृतियां लेता हूं, आप प्लीज देखिए उन आकृतियों को। जैसे सबसे पहले ठीक है मैं एक ठीक है गोला लेता हूं, पहला मैंने एक स्फीयर लिया, गोला लिया। दूसरी आकृति में बच्चों मैंने एक ठोस गोला लिया, अब इसको ठोस भी कर दूंगा मैं, चिंता ना करना, ठोस गोला लिया। तीसरा बच्चा ठीक है मैंने एक बेलनाकार वस्तु ली, ठीक है इस तरह से। ठीक है, ठीक है एक ऐसा गोला लिया मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे गोले को मैं क्या बोलूंगा, ठीक है इसको बोलूंगा बच्चे एक समान वृत्ताकार वलय, एक समान वृत्ताकार वलय लिया मैंने। इसके बाद बच्चों ठीक है मैंने ठीक है ना एक ये बच्चे एक बिल्कुल सीधी स्टिकली, ठीक है मैं कह सकता हूं एक बिल्कुल बच्चे एक इस तरह का सीधा मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, जैसे मेरे मार्कर था मैंने ऐसे लिया। इसके बाद बच्चे मैंने एक ठीक है ना वर्ग लिया, ये एक वर्ग है, एक स्क्वायर लिया मैंने। साथ ही साथ बच्चों मैंने एक आयत लिया, एक रेक्टेंगल लिया मैंने, एक रेक्टेंगल लिया। और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक प्रिज्म लिया, या फिर मैंने एक मैं बोल सकता हूं इसको ठीक है मैं इसको कौन बोल सकता हूं, तो मैंने एक कौन लिया। और क्या क्या ले सकता हूं बच्चों मैं इसमें, एक बेलन और ले सकता हूं मैं। ठीक है, इस तरह से एक बेलन लिया मैंने ऐसे। ठीक है, एक सिलेंडर लिया। ठीक है, एक सिलेंडर लिया। तो आपसे आपके एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि जैसे कोई भी गोला है, ठीक है, या फिर कोई भी ठोस गोला है, यह पूछा जा सकता है। हाँ चलिए, तो यह आपसे पूछा जा सकता है, प्लीज आप इसके लिए तैयार रहना बिल्कुल। ठीक है बिल्कुल बच्चे। तो यहां पर देखिए ये गोला है और इसको मैं ठोस कर देता हूं, इस वाले को मैं ठोस कर देता हूं, इस वाले को मैं ठोस कर देता हूं। ये ठोस हो गया। ठीक है, तो उसको मैंने ठोस कर दिया। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों ये जो गोला आप देख रहे हैं ना, ठीक है ना, एक खोखला गोला, इसको क्या बोलेंगे, एक खोखला गोला बोलेंगे बच्चे, इसको एक ठोस गोला बोलेंगे। तो ये तो हो गया एक खोखला गोला। तो इसको आप जो देख रहे हैं एक खोखले गोले को बच्चे, एक खोखला गोला, एक खोखला गोला, इसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, तो इस खोखले गोले का द्रव्यमान केंद्र इसके मध्य में होगा। ठीक है, इसका द्रव्यमान केंद्र होगा बिल्कुल बच्चे खोखले गोले के मध्य में। ठीक है, बिल्कुल इसके मध्य में, इसके केंद्र पर, इसके केंद्र पर, क्या बोलेंगे आप, इसके केंद्र पर। ठीक है, इसके केंद्र पर होगा। ठीक है, तो एक खोखला गोला में बच्चे द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, इसके केंद्र पर होगा, इसके केंद्र बिंदु पर, केंद्र बिंदु पर होगा, इसके केंद्र बिंदु पर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद दूसरा पॉइंट मैं देखता हूं, ये क्या है सर हमारा, ठीक है ये एक ठोस गोला है, एक समान ठोस गोला आप इसको बोल सकते हैं, एक समान ठोस गोला। ये खोखला था, ये ठोस है, एक समान ठोस गोला है। इस एक समान ठोस गोले का मेरे प्यारे बच्चे जो द्रव्यमान केंद्र होगा, इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा बच्चे वह भी इसके केंद्र बिंदु पर होगा।
वह भी इसके किस पर होगा बच्चे? केंद्र बिंदु पर होगा। वह भी इसके केंद्र बिंदु पर होगा। ठीक है, किस पर होगा? इसके केंद्र बिंदु पर होगा। यह बात समझ में आ रही है? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने जो आकृति ली है इसको मैं एक समान वृत्ताकार वलय बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एक समान वृत्ताकार वलय। तो ये एक समान वृत्ताकार वलय है, एक समान वृत्ताकार वलय, वृत्ताकार वलय। और इसका जो मास ऑफ सेंटर होगा वह भी इसके केंद्र बिंदु पर होगा। वह भी कहां पर होगा? इसके केंद्र बिंदु पर होगा। वह भी इसके केंद्र बिंदु पर होगा। ठीक है, एक समान वृत्ताकार वलय केंद्र बिंदु पर होगा बच्चे इसके। सर आप इतना अच्छा एक्सप्लेन कैसे कर लेते हैं? हम आपके फैन हो गए, आपसे मिलना है। आप कहाँ मिलेंगे? आशीष पाठक जरूर मिलेंगे। अमित कुमार सर आप इतना सब्जेक्ट कैसे पढ़ाते हैं? आप कितना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? चलिए, ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हुआ बच्चे। अच्छा, अब ये है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आपको आकृति दिख रही है इसको एक समान छड़ कहेंगे। इसको बोलेंगे एक समान छड़, एक समान छड़। और इस एक समान छड़ का मेरे प्यारे दोस्तों, इस एक समान छड़ का जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो कहां होगा? इसके मध्य बिंदु पर। तो जो एक समान छड़ है, इस एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र बच्चे इसके मध्य बिंदु पर होगा। एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र इसके मध्य बिंदु पर होगा, मध्य बिंदु पर होगा। ठीक है, अब आप यहां पर आ जाइए। ठीक है, इस आकृति पे आ जाइए। यह है एक समतल पटल, आप इसे बोलेंगे, मतलब एक वर्ग बोलेंगे। ठीक है, और एक इस वर्ग का जो द्रव्यमान केंद्र होगा बच्चे वो इनके विकर्णों के कटान बिंदु पर होगा। तो जहां पर इसके विकर्ण आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है, जहां पर इसके विकर्ण एक दूसरे से टकराएंगे तो विकर्णों के कटान बिंदु पर इसका क्या होगा बच्चे? द्रव्यमान केंद्र। विकर्णों के कटान बिंदु पर इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। विकर्णों के कटान बिंदु पर होगा द्रव्यमान केंद्र, कटान बिंदु पर द्रव्यमान केंद्र होगा। ठीक है, अब यहां पर एक आयत में आते हैं, जरा प्लीज फोकस्ड। आयत में आते हैं, तो एक आयत में भी मेरे प्यारे बच्चों उसका द्रव्यमान केंद्र कहां पर होगा? ठीक है, इसके विकर्णों के कटान बिंदु पर होगा। तो इसमें भी कहां पर होगा बच्चे? विकर्णों के कटान बिंदु पर, जहां पर इसके दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, काटेंगे एक दूसरे को, वहीं पर इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। विकर्णों के कटान बिंदु पर होगा, विकर्णों के कटान बिंदु पर होगा। वहीं पर मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, एक त्रिभुजाकार आकृति जिसको आप एक प्रिज्म बोल सकते हैं या फिर बेसिकली आप एक कोन बोल सकते हैं। तो इस कोन में मेरे प्यारे बच्चे कहां पर होगा? तो इस कोन में इसके माध्यिकाओं के, ठीक है, सॉरी, इस कोन में कहां होगा बच्चे? तो जो इसकी माध्यिकाएं होंगी, आप माध्यिकाएं पढ़े होंगे बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जहां पर बच्चे तीनों माध्यिकाएं आपस में एक दूसरे से टकराएंगी, ठीक है, तीनों माध्यिकाएं जहां पर आपस में एक दूसरे से बच्चे टकराएंगी वहीं पर इसका क्या होगा? ठीक है, द्रव्यमान केंद्र होगा। तो तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर, ठीक है, तो एक त्रिभुजाकार आकृति है, तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर, तीनों माध्यिकाओं के तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर, तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर होगा, कटान बिंदु पर होगा। ठीक है, तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर होगा। और वहीं अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, एक बेलन की, चलिए एक बेलन की बात करें बच्चे, एक बेलन की, तो एक बेलन का जो मध्य बिंदु होगा बच्चे, सॉरी, एक बेलन का जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो इसके मध्य बिंदु पर होगा। तो बेलन के मध्य बिंदु पर, बेलन के मध्य बिंदु पर, बेलन के मध्य बिंदु पर होगा, बेलन के मध्य बिंदु पर होगा। आप इन सभी आकृतियों को एक बार देख लीजिए जी, ठीक है, माध्यिकाओं के कटन, आप इन सभी आकृतियों को बच्चों एक बार देख लीजिए, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक खोखला गोला, इसके केंद्र पर होगा बच्चे इसका मध्य बिंदु, ठीक है, इसके केंद्र पर होगा इसका द्रव्यमान केंद्र। एक खोखले गोले के केंद्र पर होगा इसका द्रव्यमान केंद्र, ठोस गोले के भी केंद्र पर होगा इसका द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। एक समान वृत्ताकार वलय, उसके भी केंद्र पर होगा उसका द्रव्यमान केंद्र। ये जो छड़ है, छड़ के मध्य बिंदु पर होगा इसका बच्चे द्रव्यमान केंद्र। छड़ का तो मैंने आपको दिखाया था, छड़ का तो मैंने दिखाया था कि इस छड़ के मध्य बिंदु पर इसका द्रव्यमान केंद्र होगा, ठीक है, जहां पर वह वस्तु हमेशा संतुलन की अवस्था में रहेगी। देखिए यहां पर वस्तु हमेशा संतुलन की अवस्था में रहेगी इसके मध्य बिंदु पर। लेकिन अगर आप इसको यहां से पकड़ना की कोशिश करें,
एक उंगली से अगर आप यहां पर पकड़े या फिर बच्चे आप यहां पर पकड़े तो ये कभी भी संतुलन की अवस्था में नहीं रहेगी, हमेशा इसके मध्य बिंदु पर ये संतुलन की अवस्था में रहेगी। ठीक है, वहीं अगर एक वर्ग की बात करें तो विकर्णों के कटान बिंदु पर, एक आयताकार आकृति की बात करें तो भी बच्चे विकर्णों के कटान बिंदु पर, त्रिभुजाकार आकृति की बात करें तो तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर, बेलन की बात करें तो बच्चे बेलन के, ठीक है, मध्य बिंदु पर। एक बार आप मुझे थंब दे दीजिए। चलिए, ठीक है, चलिए, ओके, ये बात समझ में आ गई। आइए अब हम आगे चलेंगे, बात करेंगे बच्चे घूर्णन गति। घूर्णन गति हालांकि हम थोड़ा बहुत पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन यहां पर हम घूर्णन गति से संबंधित बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण हो गया, हाँ गुरुत्वाकर्षण अभी नहीं हुआ, गुरुत्वाकर्षण में थोड़ा सा आपको पढ़ाना था, तो मैं आगे कभी शेड्यूल करवा दूंगा गुरुत्वाकर्षण को। ठीक है, आगे कभी शेड्यूल करवा दूंगा मैं। बहुत अच्छे, शानदार। चलिए ठीक है, आइए अब हम बात करें घूर्णन गति। आपने देखा होगा बच्चे घूर्णन गति, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के दो एक्सिस हैं, ये ऑब्जेक्ट के दो अक्ष हैं, और जब ये ऑब्जेक्ट बच्चे अपने अक्ष के ही चारों ओर गति करे, ठीक है, तो किसी भी वस्तु की ऐसी गति जहां पर वह अपने स्थिर अक्ष के चारों ओर घूमता है, उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। तो घूर्णन गति क्या है बच्चों? घूर्णन गति एक ऐसी गति है, घूर्णन गति कैसी है बच्चे? किसी भी वस्तु की, किसी भी वस्तु की बच्चे, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के बच्चे, ये ऑब्जेक्ट के दो एक्सिस है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ऑब्जेक्ट बच्चे अपने ही एक्सिस पे चारों ओर घूमे, अपने ही एक्सिस पे घूमे चारों ओर, जैसे कि हमारी पृथ्वी घूमती है। देखिए पृथ्वी बच्चे अपने एक्सिस पे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है ना, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, वैसी ही गति आप क्या कहलाएंगे? घूर्णन गति। तो किसी भी वस्तु की ऐसी गति, किसी भी वस्तु की ऐसी गति, ऐसी गति जिसमें वह, जिसमें वह अपने स्थिर अक्ष के परतः घूमती है, अपने स्थिर अक्ष के परतः गति करती है, अपने स्थिर अक्ष के परतः गति करती है, गति करती है, गति करती है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे घूर्णन गति कहते हैं, उसे घूर्णन गति कहते हैं। उसे घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसी कोई भी गति मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, जहां पर कोई भी वस्तु, ठीक है, अपने स्थिर अक्ष के परतः गति करे, ठीक है, ऐसी गति जहां पर वस्तु अपने स्थिर अक्ष के परतः गति करे, तो स्थिर अक्ष के परतः जो होने वाली गति होती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग बच्चे घूर्णन गति कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना बच्चे, एक और पॉइंट, घूर्णन गति में सभी कण, घूर्णन गति में सभी कण, सभी कण समान समयांतरालों में, सभी कण समान समयांतरालों में, समान समयांतरालों में समान कोणीय विस्थापन तय करते हैं, समान कोणीय विस्थापन तय करते हैं, समान समयांतरालों में समान कोणीय विस्थापन तय करते हैं, कोणीय विस्थापन तय करते हैं। तय करते हैं, ठीक है, समान समयांतरालों में बच्चे समान कोणीय विस्थापन तय करते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आपको ये बात बहुत अच्छे से कब समझ में आएगी? ये दो स्थिर अक्ष हैं, देखिए मान लीजिए ये दो स्थिर अक्ष हैं बच्चे, इन स्थिर अक्ष के परतः है, ये स्थिर अक्ष है, ये एक्स हो गया, एक वाई हो गया। अब बच्चे इसी स्थिर अक्ष के परतः ये जो वस्तु है, ये या तो बच्चे इस तरह से पश्चिम से पूर्व, या फिर मान लीजिए बच्चे पूर्व से पश्चिम। तो जब बच्चे वो इस तरह से पश्चिम से पूर्व गति करेगी, ऐसे पश्चिम से पूर्व गति करेगी ऐसे, अब आप समझ गए, पश्चिम से पूर्व गति करेगी, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। जब कोई भी वस्तु अपने स्थिर अक्ष के परतः गति करती है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? ठीक है, रोटेटरी मोशन या घूर्णन गति कहेंगे।
अब घूर्णन गति में यहां पर मैंने लिखा कि सभी कण समान समयांतरालों में समान कोणीय विस्थापन तय करते हैं। देखिए अब यहां पर तुम्हें मजा आएगा। देखो बच्चों, यहां पर आप समझने की कोशिश करना। यहां पर है कोई ऐसी चीज? चलिए कोई नहीं है, ऐसी कोई आकृति नहीं है, मैं समझाता हूं। देखो बच्चे, आपको भी पता है, आप भी जानते हैं, ठीक है, ये कोई कण है मेरे प्यारे बच्चे। देखिए, ठीक है, इस वस्तु में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ऐसे ही एक पार्टिकल है। जब ये वस्तु मेरे प्यारे बच्चे पूरा एक चक्कर लगा लेती है, ठीक है, मान लीजिए ये वस्तु है और ये वस्तु इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों अपने ही अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है, ऐसी अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है कुछ इस तरह से, तो ये घूर्णन गति है। देखो ये वस्तु अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है, तो बच्चे जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है तो ये किस प्रकार की गति है? ये घूर्णन गति है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इस वस्तु के भीतर बहुत सारे कण होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ये कण भी बच्चे, जैसे वस्तु अपना एक चक्कर पूरा करती है तो कण भी बच्चे अपना एक चक्कर पूरा करेगा। तो ये जो कण है जब ये अपना चक्कर पूरा करेगा बच्चे, तो इस तरह से करेगा ये बच्चे कण, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, जैसे ही वस्तु एक घूर्णन पूरा करेगी तो एक कण भी बच्चे एक चक्कर पूरा लगा के आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कोणीय विस्थापन कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ऐसे मेरे प्यारे बच्चे कोई दूसरा कण है, ये वाला कण, जब ये वस्तु घूमी बच्चे तो ये कण भी बच्चे वस्तु के साथ साथ ऑब्वियस सी बात है गति करेगा। तो ये भी कण जो है बच्चे जब वस्तु एक चक्कर पूरा लगा लेगी तो ये वाला जो पार्टिकल होगा ये भी कितने डिग्री? 360 डिग्री बच्चे अपने कोणीय विस्थापन। तो कुल मिला के घूर्णन गति में सभी कण समान समांतरालों में समान कोणीय विस्थापन तय करते हैं। लेकिन वस्तु घूर्णन गति करती है, कण जो होते हैं बच्चे ये कण वृत्तीय गति करते हैं, ठीक है ना। घूर्णन गति में ध्यान रखना बच्चे, घूर्णन गति में वस्तु तो घूर्णन गति में बच्चे वस्तु तो घूर्णन गति करती है, लेकिन जो कण होते हैं वो वृत्तीय गति। जैसे ये वस्तु, इस वस्तु ने तो बच्चे घूर्णन गति की अपने ही अक्ष के चारों ओर, लेकिन इसके भीतर जो कण था, जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है और ये एक कण है। अब देखना ये वस्तु तो घूर्णन गति कर रही है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये जो कण है, ये कण जो है, ये कण बताइए ये कण कैसी गति कर रहा है? ये कण एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, ठीक है। तो कण कैसी गति करता है? पार्टिकल वृत्तीय गति करता है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, जबकि बच्चे जो ऑब्जेक्ट होता है वो रोटेटरी मोशन करता है, वो घूर्णन गति करता है, ठीक है। तो घूर्णन गति में प्रत्येक कण, घूर्णन गति में प्रत्येक कण बच्चे वृत्तीय पथ पर, प्रत्येक कण वृत्तीय गति करता है। बस मैं इतना लिख सकता हूं कि प्रत्येक कण क्या करता है? वृत्तीय गति करता है। प्रत्येक कण बेटा क्या करता है? वृत्तीय गति करता है। ये बात तो घूर्णन गति में प्रत्येक कण वृत्तीय गति करता है। और एक और बात, घूर्णन गति में सभी कण समान समय में समान कोणीय विस्थापन तय करते हैं। आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे एक ये कण था, ठीक है, एक ये कण था, एक ये कण है, देखो ये दिख रहा है, एक ये कण है, ऐसे करके एक ये कण है, एक ये कण है, एक और कण ले लो कोई, एक और कुछ दो, सफेद वाला मार्कर कहां है कुछ? मेरी गाड़ी की चाबी वगैरह कुछ भी नहीं है? चलो ठीक है, छोड़ो। अब देखो मान लीजिए ये दो कण है, ठीक है, ये एक ऐसे कण है, मान लीजिए एक भीतर है इसके कण, और ये भी एक ऐसे कण है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, वस्तु क्या कर रही है? वस्तु क्या कर रही है? घूर्णन गति कर रही है। वस्तु तो घूर्णन गति कर रही है, लेकिन बच्चे ये क्या कर रहे हैं? ये वृत्तीय गति कर रहे हैं। और जैसे ही वस्तु ने अपने एक घूर्णन पूरा किया तो इनका भी तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा, इन दोनों का, इन दोनों कणों का भी एक चक्कर पूरा हो जाएगा जो कि इस वस्तु के भीतर है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो समान समय में समान कोणीय विस्थापन तय करेंगे। जैसी वस्तु ने एक चक्कर पूरा किया तो इसके भीतर के जो कण होंगे बच्चे ये भी 360 डिग्री पूरा कवर करेंगे। जब ये 360 डिग्री पूरा कवर करेंगे तो 360 डिग्री क्या है? कोणीय विस्थापन ही तो है। और इस कोणीय विस्थापन को तय करने में बच्चे सभी कणों ने समान समय लिया। इस कोणीय विस्थापन को तय करने में सभी कणों ने समान समय लिया। लेकिन ये जो कण थे ये कण वृत्तीय गति कर रहे थे। कण कैसी गति कर रहे थे? एक वृत्ताकार पथ पर वृत्तीय गति कर रहे थे। बस इतना सा मैंने आपको समझाया और उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपके बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए तो ठीक है, यहां तक मुझे लगता है किसी भी मेरे प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए है, यहां तक एक एक बच्चे का एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छी बात है, शानदार बच्चों, बस इसी को मैं आपको समझाना चाहता था। हाँ, और ये भी आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यहां तक कोई इशू नहीं हुआ मेरे किसी प्यारे बच्चे को जी। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बच्चे, ठीक है, वृत्तीय गति, इस घूर्णन गति से संबंधित होता है मेरे प्यारे बच्चों बलाक गुण। तो अब हम बात करेंगे बच्चे किसकी? बलाक गुण की। जरूर नाम आपने सुना हुआ होगा बच्चे बलाक गुण का। बलाक गुण को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं टॉर्क। क्या बच्चे? टॉर्क बोलते हैं बलाक गुण को अंग्रेजी में। तो आपने जरूर टॉर्क का नाम सुना हुआ होगा, लेकिन टॉर्क होता क्या है आज मैं आपको समझाऊंगा। टॉर्क के बहुत सारे एग्जांपल।
चलिए, टॉर्क क्या है बच्चे? तो बलागुण क्या है? तो बलागुण है बच्चे घूर्णन गति में, घूर्णन गति में, घूर्णन गति में, ठीक है ना, किसी भी बल की मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, मैं समझाऊंगा फिर बाद में, क्योंकि डेफिनेशन नहीं लिखी दिक्कत हो जाएगी, समझाने से क्यों काम नहीं चलता। तो घूर्णन गति में किसी भी बल की ऐसी प्रकृति, ऐसी प्रकृति जिसमें वह वस्तु को, जिसमें वह वस्तु को, वस्तु को, ठीक है, एक स्थिर अक्ष के परते घुमाने का प्रयास करता है, जिसमें वह वस्तु को एक स्थिर अक्ष के परते घुमाने का प्रयास करता है, एक स्थिर अक्ष के परते घुमाने का प्रयास करता है, घुमाने का प्रयास करता है, प्रयास करता है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई, ठीक है, डेफिनेशन वाली बात। अब हम जिएंगे बच्चे जिंदगी, कैसे जिएंगे अभी आपको बताएंगे, देखो लाइव जिएंगे, लाइव, ठीक है। देखो बच्चे ये तो मैंने लिखवा दिया आपको डेफिनेशन, देखो ये मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो, ठीक है, आने से उसके आए बहार। देखो बच्चों, ठीक है, ये है बेटा कोई दरवाजा, ठीक है, देखो ये कोई दरवाजा बनाया मैंने, ये क्या बनाया? मैंने दरवाजा बनाया, ठीक है, जरा देखना यहां पर और इसको समझने की कोशिश करना। ये मैंने कोई बच्चे दरवाजा बनाया, ये दरवाजा आपको दिख गया, ठीक है। इस दरवाजे का स्थिर अक्ष कहां पर है? देखो घूर्णन गति में किसी भी बल की ऐसी प्रकृति, बलागुण क्या है? बलागुण बच्चे, बलागुण जो होता है, जो टॉर्क होता है, वो किसी भी बल की प्रकृति होती है, किसी भी बल का ऐसा नेचर होता है जिसमें वह बल बच्चे वस्तु को एक स्थिर अक्ष के परते घुमाने का प्रयास करता है, ठीक है। यह बात समझ में आ गई, ठीक है। अब कैसे प्रयास करेगा? बलागुण क्या है? किसी भी बल की एक ऐसी प्रकृति है, एक ऐसा नेचर होता है मेरे प्यारे बच्चे फोर्स का, कि जहां पर वह उस ऑब्जेक्ट को, जहां पर वह उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक स्थिर अक्ष के चारों ओर घुमाने का प्रयास करता है, या घुमा भी देता है, ना केवल प्रयास करता बल्कि घुमा भी देता है, ठीक है। अब आप देखिए, ठीक है, ये बच्चे क्या है? ये स्थिर अक्ष है, ठीक है, ये बच्चे क्या है? ये स्थिर अक्ष है, ठीक है, ये स्थिर अक्ष है, ये स्थिर अक्ष है बच्चे, ये वाला जो पॉइंट है ये स्थिर अक्ष है, क्योंकि इसी पर मेरे प्यारे बच्चे दरवाजा जो है, ठीक है, लगा हुआ है, इसी पर दरवाजा पिंड है। तो जो दरवाजा पिन है बच्चे, जो दरवाजा लगा हुआ है, वो इसी अक्ष पर लगा हुआ है, और इसी अक्ष के चारों ओर आप दरवाजे को हिला डुला सकते हो। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आप देखोगे, ये यहां पर हैंडल है, ये क्या है? यहां पर हैंडल है, जहां से इस दरवाजे को पकड़ा जाता है, ये हैंडल है, यहां पर ये हैंडल है। आपने बच्चे ऐसे हैंडल को पकड़ा, और जब आपने ऐसे हैंडल को पकड़ा तो आप बच्चे ऐसे दरवाजे को और ऐसे दरवाजे को कर रहे हो कि नहीं? ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो, पीछे कर रहे हो, दरवाजे को कर रहे हो कि नहीं? आगे पीछे दरवाजे को, और दरवाजा भी बच्चे बड़े आराम से आगे पीछे हो रहा है। ये दरवाजा भी बड़े आराम से आगे पीछे हो रहा है। आपने ऐसे दरवाजे को पकड़ रखा है और आप दरवाजे को ऐसे आगे पीछे कर रहे हो, कभी इधर की तरफ करते हो, कभी इधर की तरफ करते हो, लाइव देखो, लाइव, कभी इधर की तरफ करते हो, कभी उधर की तरफ करते हो, कभी आगे करते हो, कभी पीछे करते हो बच्चे। तो ये जो आपने दरवाजा पकड़ा, तो दरवाजा जब आपने पकड़ा तो आपने दरवाजे पर बल लगाया ना, है ना बच्चों? ठीक है, जब आपने दरवाजे को पकड़ा तो आपने दरवाजे पर बल लगाया ना। जब आपने इस दरवाजे पर बल लगाया तो बल लगाने के बाद आप दरवाजे को खोलोगे या बंद करोगे? जब खोलोगे बंद करोगे तो आप दरवाजे को किसी स्थिर अक्ष के चारों ओर ही तो घुमाओगे, किसी स्थिर अक्ष के चारों ओर ही तो घुमाओगे। जब आप दरवाजे को बंद करो या खोलो तो स्थिर अक्ष के चारों ओर आप घुमाते हो या घुमाने का प्रयास करते हो। तो आप जो बल लगा रहे हो, आप जो बल लगा रहे हो, तो घूर्णन गति में जो बल आप लगाते हो वो बलागुण कहलाता है। घूर्णन गति में जो आप बल लगाते हो वो बलागुण कहलाता है। जब आप किसी भी वस्तु को किसी स्थिर अक्ष के चारों ओर घुमाने का प्रयास करते हो तो वो क्या कहलाता है? बलागुण कहलाता है। तो घूर्णन गति में लगाया हुआ बल जब आप किसी वस्तु को स्थिर अक्ष के चारों ओर घुमाएं या उससे ऐसा प्रयास करें तो वो क्या कहलाएगा? वो बच्चे बलागुण कहलाएगा। बोलो ना बच्चों, वो क्या कहलाएगा? बलागुण कहलाएगा। अब बलागुण एक सदिश राशि होती है, बलागुण एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, और इसे हम टाओ से प्रदर्शित करते हैं, टाओ से प्रदर्शित करते हैं बलागुण को, टाओ से प्रदर्शित करते हैं हम बच्चे इस बलागुण को। अब बलागुण होता क्या है बच्चों? देखो,
तो बलागुण जो होगा मेरे प्यारे बच्चे, जो टाउ होगा, तो जो आपने बल यहां पर लगाया था एफ, जो आपने बल यहां पर लगाया था, यहीं पे तो आपने बल लगाया था एफ, और बल से बच्चे जहां पर वो स्थिर अक्ष है, जहां पर आपने बल लगाया और बल से स्थिर अक्ष की लंबवत दूरी डी, इन दोनों का गुणनफल होगा। तो टाउ क्या होगा बच्चे, टाउ होगा एफ इंटू डी। एफ क्या है, एफ न्यूटन है, डी क्या है, डी बच्चे मीटर है, तो इसका मात्रा होगा न्यूटन इंटू मीटर, सदिश राशि है न्यूटन इंटू मीटर। अब आप जब इसकी विमा निकालेंगे तो न्यूटन को डिकोड कर दो, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इंटू मीटर, ये हो जाएगा बच्चे आपकी इसकी विमा हो जाएगी एम एल टू टी माइनस टू, इसकी विमा हो जाएगी एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, अब देखो यहां पर, देखो समझने की कोशिश करो, देखो मैं आपके सामने कुछ चीजें बनाता हूं। एक ये मैंने बनाया, एक ये मैंने बनाया दरवाजा बनाया, और एक मैंने बनाया बच्चे सनी देओल वाला हैंड पंप। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए ये तीन एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, चलिए ये तीन एग्जाम्पल बताए। ठीक है, ये वाला जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में बच्चे ये आटा पीसने की चक्की है, ये क्या है, ये आटा पीसने की चक्की है, आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की भी घूर्णन गति करती है, आपको पता है आटा पीसने की चक्की भी घूर्णन गति करती है, क्योंकि बच्चे वो एक ही स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमती है। ठीक है, जो आटा वाली चक्की होती है हाथ की आपके घरों में होगी, गांव में कई बच्चों के घरों में होगी। ठीक है, हम लोगों की दादी, हम लोगों की माता जी, ठीक है, उससे अभी भी गेहूं पीसती होंगी, हालांकि अब तो सब जगह इलेक्ट्रिक वाली चल गई। ठीक है, लेकिन पहले ऐसे चलती थी आटा पीसने वाली चक्की। दाल वगैरह तो अब भी बच्चे घरों पर उसी से पीसी जाती है। ठीक है, दाल वगैरह उसी पे, दो पाटे होते हैं, एक पाटे के ऊपर दूसरा पाटा, और बीच में मेरे प्यारे बच्चों उसमें दाल भर दी जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो आटा पीसने की चक्की भी घूर्णन गति करती है, क्यों, क्योंकि वह बच्चे एक ही बिंदु के चारों ओर गति करती है, एक स्थिर अक्ष के चारों ओर गति करती है। तो जो स्थिर अक्ष के चारों ओर गति करे, जो स्थिर अक्ष के चारों ओर घूमे, ठीक है, तो ऐसी गति को घूर्णन गति कहेंगे। बलागुण के लिए घूर्णन गति जरूरी है, बलागुण अगर अब आपको एनकाउंटर करना है तो इसके लिए घूर्णन गति बहुत जरूरी होगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, बलागुण अगर आपको एनकाउंटर करना है तो उसके लिए घूर्णन गति बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी, घूर्णन गति परम आवश्यक होगी अगर आपको बलागुण एनकाउंटर करना है। ठीक है, मेरी बात आप समझने की कोशिश करो कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये आटा पीसने की चक्की है, इस आटा पीसने की चक्की में बच्चे मान लीजिए कि ये आपका हत्ता लगा हुआ है, ये आपका ऐसे ये हत्ता लगा हुआ है, आपका मान लीजिए हत्ता लगा हुआ है, और ये क्या है बच्चे, ठीक है, यह वह केंद्र है, यह वह केंद्र है जिसके चारों ओर ये आटे की चक्की घूमती है। ये वो केंद्र है बच्चे जिसके चारों ओर ये आटे की चक्की घूमती है। हत्ते को ऐसे लगाते हैं 3D में, ऐसे करके हत्ता लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके हत्ता लगा हुआ है, इस तरह से हत्ता लगा हुआ है पकड़ने का बच्चे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, हत्ता लगा हुआ है, और ये जो वस्तु है बच्चे ये इस केंद्र के चारों ओर घूमती है, तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। ठीक है, और बच्चे बल से, और जहां से बच्चे वस्तु है, ठीक है ना, स्थिर अक्ष, स्थिर अक्ष जिसके चारों ओर वह वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, तो जहां पर आप बल लगा रहे हो और वह बिंदु, ठीक है, जहां पर वस्तु, ठीक है ना, जो बिंदु का स्थिर अक्ष है, ठीक है, जहां पर बच्चे उस वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक घुमाया जा रहा है, तो वो उसका स्थिर अक्ष है, तो इसके बीच की बच्चे लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां पर टाउ इक्वल्स टू एफ इंटू डी। यहां पर बच्चे ये आप यहां पर, ठीक है, यहां पर इसके हैंडल लगे हुए हैं, यहां पर आप बल लगाते हैं, और यहां पर बच्चे इसका कब्जा है, तो इससे इसकी परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है, ध्यान रखना बच्चे, ये क्या है, ये बच्चे स्थिर अक्ष है,
ठीक है, ये स्थिर अक्ष है जिसके चारों ओर बच्चे इसको स्वतंत्रता पूर्वक घुमाया जा सकता है। ये स्थिर अक्ष है जिसके चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घुमाया जा सकता है। और आप यहां पर वस्तु को पकड़ते हैं, यहां पर इस नल के हत्थे को पकड़ते हैं, तो बच्चे इससे लेकर ये तो क्या हो गया बच्चे, ठीक है, ये तो हो गया वो घूर्णन अक्ष हो गया, ये घूर्णन अक्ष हो गया, ये यहां पर घूर्णन अक्ष हो गया, ये वाला घूर्णन अक्ष हो गया जिसके चारों ओर वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक घुमाया जा सकता है। ठीक है, और ये यहां पर आप इसको पकड़ते हैं तो ये एफ हो गया। और बच्चे यहां से लेके और यहां तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम डी कहेंगे, उसको हम डी कहेंगे। अब देखिए आप, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने बचपन में खूब देखा होगा, आप नल के हत्थे को जितना ऊपर से पकड़ते थे, आप नल के हत्थे को जितना ऊपर से पकड़ते थे उतना आपको ज्यादा बल लगाना पड़ता था। बोलो, लगाना पड़ता था कि नहीं? नल के हत्थे को जितना ऊपर से पकड़ा जाता था, जितना ज्यादा ऊपर से पकड़ते थे उतना ज्यादा बल लगाया जाता था। और जितना नल के हत्थे को हम नीचे से पकड़ते थे, ठीक है बच्चे, उतना ही बड़ी आसानी से हम नल को चला लेते थे। तो नल के हत्थे को जितना नीचे से पकड़ते थे उतना बड़ी आसानी से चला लेते थे, और जितना ऊपर से पकड़ के हीरो बनने की कोशिश करते थे उतना बच्चे हमको उस पर जोर लगाना पड़ता था। ऐसे ही गांव में जो कुटी करने की मशीन होती है, जो हाथ से कुटी करते हैं, हाथ से बच्चे जो करब वगैरह होती है उसको हम भैंस पशुओं के लिए, ठीक है, अपने, ठीक है, जो हमारे पशु होते हैं जो दूध देते हैं, तो उनके लिए बच्चे जब हम चारे की व्यवस्था करते हैं तो हम चारे को काटते हैं ना, चारे को काटते हैं तो उसको जो भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, शायद मेरे हिसाब से उसको बरसिम वगैरह बोलते हैं। तो जब हम उसको काटते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी हम हीरो बन के बहुत नजदीक से पकड़ लेते थे। जब नजदीक से पकड़ लेते तो बहुत जोर लगाना पड़ता था, और जब दूर से पकड़ते थे तो हमें थोड़ा सा कम बल लगाना पड़ता था। ऐसा होता था, आपने देखा होगा बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, आपको पता है टाउ इक्वल्स टू होता है एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप टाउ को एक मान लें तो इसका मतलब क्या है, अगर टाउ को एक मान लिया जाएगा तो एफ और डी दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स होंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों डी की वैल्यू घटती है, डिस्टेंस घटती है, तो बच्चे आरोपित बल का मान बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस घट जाती है आरोपित बल का मान घट जाएगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ जाती है तो लगने वाले बल का मान कम हो जाएगा। डिस्टेंस के कम हो जाने पर बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। जब आपने इसको यहां से पकड़ा बच्चे, जब आपने इसको, तो क्या हुआ, ठीक है, स्थिर अक्ष से डिस्टेंस जो थी, लंबवत जो डिस्टेंस थी, जो बच्चे परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, जब आपने यहां पर पकड़ के बल लगाया, जब आपने यहां से नहीं, नीचे से नहीं, बल्कि जब आपने बच्चे ऊपर से पकड़ा नल के हत्थे को, तो डिस्टेंस घट गई। और अगर डिस्टेंस घट जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे ही बच्चे हमेशा दरवाजों पर जो हत्थे होते हैं, दरवाजों पर हत्थे बच्चे कीली से हमेशा दूर लगाए जाते हैं, क्योंकि हत्था जितना दूर लगाया जा सकता है उतना दूर लगाया जाता है ताकि कम बल की आवश्यकता हो। अगर हत्थे को बच्चे पास में लगा देंगे, आपने कभी देखा है, आप अपने घर के दरवाजों को बच्चे बिल्कुल पास से, जैसे दरवाजा आपका ऐसे खुलता है, ऐसे खुलता है, ठीक है, ये है स्थिर अक्ष दरवाजे का, तो आप यहां से पकड़ के कभी यहां पे हत्था लगवाना। अगर दरवाजा ऐसे खुल रहा है, ऐसे खुल रहा है, ऐसे खुल रहा है, ऐसे, ये स्थिर अक्ष है दरवाजे का, ये दरवाजे का स्थिर अक्ष है। और दरवाजा अगर ऐसे या ऐसे खुल रहा है तो आप बिल्कुल नजदीक से पकड़ के बच्चे दरवाजे को खोलना या बंद करना, नजदीक से पकड़ के दरवाजे को खोलना या बंद करना, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना बल लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डी घटेगा तो एफ बढ़ेगा, ठीक है, डी घटेगा एफ बढ़ेगा। ऐसे ही आप इसको चक्की को यहां से ना पकड़ के यहां से पकड़ के घुमाओ, है हिम्मत तो तुम्हारी और औकात है तो यहां से पकड़ के घुमाओ बेटा, चक्की घूमेगी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस घट जाएगी, और डिस्टेंस घट जाएगी तो बच्चे एफ का मान बढ़ जाएगा। इसलिए बच्चे मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है कि हमेशा, ठीक है, आटा पीसने की चक्की हो, उसमें हत्था कीली से दूर लगाया जाता है, या फिर बच्चे दरवाजे हो, दरवाजों में भी बच्चे जो हैंडल लगाया जाता है वो कीली से दूर लगाया जाता है। चाहे नल हो, नल में भी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, नल के हत्थे को भी नीचे से पकड़ा जाता है, क्योंकि ठीक है, डिस्टेंस अगर घटेगी तो आरोपित बल का मान बढ़ जाएगा। डिस्टेंस के घटने पर आरोपित बल का मान बढ़ जाएगा। चलिए, अच्छा, बरसिन बोलते हैं, बरसिन बोलते हैं, और सर मैं भी अभी बरसिन ही काट रहा हूं। बिल्कुल बच्चे, मैंने भी खूब काटी है गांव में, बरसिन ही बोलते हैं, हमने भी खूब किया है बच्चे, ऐसी बात नहीं है। चलिए, ठीक है, एक बार मुझे आप थंब दे दो अगर आपको बलागुट समझ में आया हो, लाइव समझ में आया हो, जिसको कहते हैं लाइव समझ में आना। ठीक है, ऐसे नहीं बच्चे, लाइव समझ में आना। अगर लाइव समझ में आया हो जबरदस्त तरीके से, तो आप मुझे थंब दे सकते हो कि हाँ सर समझ में आया। हाँ, गेहूं पीसने, अरे पागल आदमी, देखो रितेश बोल रहा है सर आटा पीसने वाली नहीं, गेहूं पीसने वाली। अरे मतलब बनता तो आटा ही है मेरे भाई। चलिए, आज 3-4 सर बैठे हुए थे, स्टूडियो में ही हूं ना मैं, तो आपके सारे फेवरेट सर जो हैं वो बैठे हुए थे। ठीक है, एक कमरे में हम लोग आराम से बैठ के बात कर रहे थे, तो सब लोग मुझसे बोले कि सर आप जो है ना क्लास में बच्चों को थोड़ा हंसी मजाक करवाया करो, थोड़ा मजे दिलवाया करो।
ठीक है, बच्चे आपसे इसलिए नाराज रहते हैं थोड़े बहुत क्योंकि आप उनको मजे नहीं दिलवाते। तो मैं कहने लगा कि सर मुझे वो मजे दिलवाने आते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यही बात आप बच्चे को बोल रहे हो, उन्हें बड़ी मजेदार लगेगी कि सर मुझे मजे दिलवाने आते ही नहीं है। मैंने कहा सर बिल्कुल बोलूंगा। ठीक है, तो आप बताओ भाई कैसे मजे दिलवाए जाते हैं, मैं भी वैसे ही मजे दिलवाया करूंगा है। चलिए सबके थंब आ गए, ठीक है, ओके बच्चे ओके। मौज कर दी, मौज कर दी है। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। तो इसलिए ध्यान रखना बच्चे, आटा पीसने की चक्की में हत्ता हत्ता कीली से दूर लगाया जाता है, इसके एग्जाम्पल हो गए। हत्ता कीली से दूर लगाया जाता है, दूर लगाया जाता है, दूर लगाया जाता है। ठीक है, दरवाजों में, दरवाजों में हैंडल, हैंडल कीली से दूर लगाए जाते हैं, कीली से अधिकतम दूरी पर लगाए जाते हैं, बेटा ध्यान रखना, अधिकतम दूरी पर, अधिकतम दूरी पर लगाए जाते हैं, अधिकतम दूरी पर लगाए जाते हैं, अधिकतम दूरी पर लगाए जाते हैं। चलिए, कबूतर कबूतरी कहा करो सर, तब मजे आएंगे हैं। कबूतर वाले सर ही बोल रहे थे बेटा ये कि तुम सर बच्चों को मजे नहीं दिलवाते बच्चों। ठीक है, बच्चों की बड़ी शिकायत है आपसे, वो कहते हैं कि दिग्विजय सर बड़े सीरियस होके पढ़ाते हैं। चलिए, चलिए ठीक है सर, ओके ओके। ठीक है, बिल्कुल बच्चे देखा ना, बिल्कुल लाइव देखा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे संतुलन की अवस्था। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, संतुलन की अवस्था, द बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, संतुलन की अवस्था। ठीक है, और बच्चों संतुलन की अवस्था होती है तीन प्रकार की, तीन प्रकार की संतुलन की अवस्था, कितने प्रकार की, तीन प्रकार की होती है। एक होता है स्थायी संतुलन, एक होता है अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, और तीसरा होता है बच्चों उदासीन संतुलन, उदासीन संतुलन। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था तीन प्रकार की होती है, स्थायी, संतुलन की अवस्था तीन प्रकार की होती है, स्थायी, अस्थायी और उदासीन। ठीक है, तीन प्रकार की होती है संतुलन की अवस्था। ठीक है सर, ये बात क्लियर है। चलिए सर जी कुच्ची मुच्ची बोल दो एक बार, लो भाई अब तुम्हारी ऐसी डिमांड आएंगी है। अरे बच्चे, रोटेशन नल में क्यों नहीं होता? नल का हत्था जहां पे लगा होता है पागल आदमी, ठीक है, नल का हत्था जहां पे जुड़ा हुआ होता है, आप उस हत्थे को उससे ऊपर नीचे ले जाते हो कि नहीं, ऐसे ऊपर नीचे। तो बच्चे बिल्कुल रोटेशन उसमें भी होता है, नल के हत्थे में भी होता है। ठीक है, बिल्कुल होता है बेटा। चलिए, अच्छा तोता मैना कहने लग जाओ, अरे वाह। चलिए, इतना अच्छा समझाते तो बराक उमा। एक बच्चा बोला नवीन, नहीं नवीन सर नहीं आए थे बेटा, ठीक है ना। एक स्टूडेंट आया था, वो मुझे नमस्ते कर रहा था, तो बदले में मैंने उनकी नमस्ते ली। ठीक है, चलिए ओके। ठीक है, तो तीन प्रकार की अवस्थाएं होती हैं बच्चे, ठीक है ना, कौन कौन सी? स्थाई, अस्थाई, स्थाई, अस्थाई और उदासीन। चलिए इसको समझते हैं। स्थाई संतुलन, ठीक है, जैसे एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है बच्चे, जब ये अपने आधार पर रखा हुआ है, ठीक है, एक प्रिज्म, ठीक है, जो अपने आधार पर रखा हुआ है। अस्थाई संतुलन में मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अस्थाई संतुलन में, चलिए ठीक है, ध्यान देना।
सही बना दिया मैंने यार, कुछ नहीं। मैं एक प्रिज्म है जो नोक पर रखा हुआ है और उदासीन संतुलन है बच्चे। उदासीन संतुलन में, उदासीन संतुलन में देखना बच्चे, उदासीन संतुलन है। इस उदासीन संतुलन में एक प्रिज्म जो है वो अपनी तिर्यक ऊंचाई पर रखा हुआ है। किस पर रखा हुआ है? तिर्यक ऊंचाई पर। आप थोड़ा 3D से फील करने की कोशिश करना। देखो स्थायी संतुलन, तो यहां पर मैंने 3 प्रिज्म बनाए, दे आर 3 प्रिज्म हेयर। एक प्रिज्म है बच्चे, ठीक है, इस स्थिति में ये प्रिज्म अपने आधार के बल पर रखा हुआ है। किस पर बच्चे? अपने बेस के बल पर। ये आधार होता है ना, तो एक आधार के बल पर रखा हुआ है। यहां पर बच्चे ये, ठीक है, एक बिंदु के बल पर रखा हुआ है, एक पॉइंट के बल पर रखा हुआ है, एक बिंदु के बल पर रखा हुआ है। और यहां पर बच्चे ये अपनी तिर्यक ऊंचाई के सहारे है। यहां पर बच्चे ये अपनी तिर्यक ऊंचाई के सहारे रखा हुआ है, तिर्यक ऊंचाई के सहारे रखा हुआ है। तो आपने देखा ये 3 चित्र बनाए मैंने। अगर इस चित्र में आप प्रिज्म पे थोड़ा सा धक्का मार के इसे छोड़ दो, पहले वाले चित्र में आप इस पे थोड़ा सा धक्का मारो, पहले वाले में आप थोड़ा सा इस पे धक्का मारो और धक्का मार के आप इसे छोड़ दो, तो अपने पुनः बच्चे संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। तो इसको कहेंगे स्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन का मतलब क्या है बच्चे? स्थायी संतुलन का मतलब है अगर थोड़ा सा आप उसे धक्का मार के छोड़ भी दोगे, बात समझ में आ रही है? अगर थोड़ा सा विस्थापित करने पर छोड़ भी दिया तो वो बच्चे अपने पहले वाली अवस्था में ही रहेगा, तो ये स्थायी संतुलन की अवस्था। अगर इस केस में आपने अगर थोड़ा सा भी धक्का मार दिया, ठीक है, जैसे ये एक प्रिज्म था और मैंने इसको इस तरह से बच्चे इसके एक नॉक के सहारे खड़ा किया, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक नॉक के सहारे खड़ा किया, जैसे मान लीजिए नॉक के सहारे खड़ा किया, और अगर आपने थोड़ा सा भी बल लगाकर इसको विस्थापित कर दिया तो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटेगा, अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटेगा। और बच्चे तिर्यक ऊंचाई, उदासीन संतुलन, तो कोई प्रिज्म बच्चे अगर किसी तिर्यक ऊंचाई के सहारे रखा है, तो अगर आप उसको विस्थापित कर दोगे तो वो एक नई अवस्था को प्राप्त कर लेगा, वो एक नई अवस्था को प्राप्त कर लेगा। वो नई अवस्था भी बच्चे उसकी तिर्यक ऊंचाई के सहारे ही होगी, लेकिन नई अवस्था भी उसकी तिर्यक ऊंचाई के सहारे होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उदासीन संतुलन। क्या बोलेंगे? उदासीन संतुलन। ठीक है, तो स्थायी संतुलन क्या है बच्चे? स्थायी संतुलन की स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में वस्तु को, इस स्थिति में वस्तु को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर, थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर, थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है बच्चों, पूर्व अवस्था में आ जाती है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चे क्या? स्थायी संतुलन की अवस्था। इसको क्या बोलेंगे बच्चे? स्थायी संतुलन की अवस्था। और आप इसमें लिखेंगे आधार के सहारे रखा प्रिज्म, आधार के सहारे रखा कोई प्रिज्म, रखा कोई प्रिज्म, प्रिज्म। ठीक है, ओके बच्चों। इसके बाद ठीक है, इधर देखो अस्थायी संतुलन। तो अस्थायी संतुलन क्या होगा बच्चे? इस स्थिति में वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती, पूर्व अवस्था में नहीं लौटती बच्चे, पूर्व अवस्था में नहीं लौटती है। इस स्थिति में वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती है, पूर्व अवस्था में नहीं लौटती है। और उदासीन संतुलन बच्चों, उदासीन संतुलन, ठीक है, उदासीन संतुलन में वह नई अवस्था को प्राप्त कर लेगी, वह नई अवस्था को प्राप्त कर लेती है बच्चों, वह नई अवस्था को प्राप्त कर लेती है। नई अवस्था को प्राप्त कर लेती है। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत। ओके, ठीक है भाई, चलिए। ऐसे भी गुरुजी सीरियस होकर ही पढ़ाना अच्छा होता है। चलिए, वाह वाह सर, इतना कौन समझाता है। चलिए सर, आप मेरी शादी में नहीं आए, मेरी धर्मपत्नी भाग गई बॉयफ्रेंड के साथ। अरे यार, ओए पागल पागल है क्या भाई? ये क्या बोल रहा है यार? हे भगवान, ऐसा बिल्कुल ना हो। ये तो तू बात आज मजाक में बोल रहा है। अगर सच में तेरी शादी हो गई और तेरी पत्नी तेरे बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, ठीक है ना, तो तब तुझे बहुत, ठीक है ना, तब तुझे पता चलेगा वास्तव में। ठीक है, तो ऐसी बातें मत बोला करो क्लास में, मतलब हंसी मजाक में कुछ भी बोलोगे, हैं?
कि सर मेरी पत्नी भाग गई, बताओ यार। और इतना चिल होके बोल रहा, बेटा भाग जाती ना। बात समझ में आ रही है? 20 दिन तक घर से नहीं निकलता बाहर, कमरे में पड़ा रहता चुपचाप। सर मेरी शादी नहीं। सर आप शादी में नहीं जा रहे हो? नहीं बेटा, मेरी 9 बजे की ग्रामीण प्रवेश की क्लास है। ग्रामीण प्रवेश की क्लास, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो लेखपाल के होंगे, जिन्हें ग्रामीण प्रवेश मुझे पढ़ाना है, ठीक है ना। तो मुझे त्याग करना पड़ेगा। मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बच्चों तुम्हारे लिए। चलिए ठीक है। ठीक है, लव यू बच्चों, लव यू ऑल। ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो बच्चों।